ما آماده تعامل با اعضای برجامیم. اگر تعهدات برجامی به طور کامل و با حسن نیت اجرا شود میتوان در مورد دیگر مسائل هم وارد گفتگو شد. ये थे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। 24 सितंबर को वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए में भाषण दे रहे थे। वहां बोले, ईरान न्यूक्लियर डील पर बात करने के लिए तैयार है, बशर्ते डील की शर्तों का ईमानदारी से पालन हो। ईरान ने 2015 में अमेरिका और 5 अन्य देशों के साथ न्यूक्लियर समझौता किया था। इसके तहत ईरान ने परमाणु हथियार बनाने से परहेज और न्यूक्लियर साइट्स की निगरानी की बात कही थी। बदले में पश्चिमी देशों ने ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए थे। 2017 में अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान डील की शर्तों को नजरअंदाज कर रहा है। 2018 में वो डील से बाहर निकल गया और ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए। उसी वाकये के चलते भारत को ईरान से कच्चे तेल की खरीद बंद करनी पड़ी थी। खैर, डील टूटने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच कड़वाहट बढ़ी है। मसलन जनवरी 2020 में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मार दिया। वो ईरान के कुद्स फोर्स के मुखिया थे। इसके अलावा अमेरिका गाजा की जंग में इजराइल का समर्थन कर रहा है, जबकि ईरान हमास का। 17 सितंबर 2024 से इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हिंसक अभियान छेड़ रखा है। हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी गुट है। अमेरिका ने ईरान को इससे दूर रहने की चेतावनी दी है। ऐसे माहौल में पेजेश्कियान ने बातचीत की पेशकश की, इसलिए इसको बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे ईरान न्यूक्लियर डील की पूरी कहानी क्या है, अमेरिका इस डील से अलग क्यों हुआ था और पेजेश्कियान की पहल का मतलब आखिर है क्या। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात ईरान न्यूक्लियर डील की। Brought to you by Bank of India. पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। ईरान वेस्ट एशिया में बसा देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। ईरान की जमीनी सीमा 7 देशों से लगती है। कौन कौन से हैं ये देश? उत्तर में लगती है आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से, पूरब में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, जबकि पश्चिम में इराक और तुर्की से। बॉर्डर का कुछ हिस्सा समंदर से भी मिलता है, उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में पर्शिया की खाड़ी और अरब सागर से। अभी ईरान चर्चा में है। आप पूछेंगे क्यों? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, ईरान गाजा जंग में हमास का समर्थन कर रहा है और लेबनान संघर्ष में हिजबुल्लाह का। हमास और हिजबुल्लाह दोनों एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं। इस पर ईरान का वरदहस्त है। कारण नंबर 2, यूक्रेन जंग में रूस को ड्रोन्स और मिसाइलों की सप्लाई करने के आरोप लग रहे हैं ईरान पर। और नंबर 3, ईरान के राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की पहल की है। यहां टर्म आया न्यूक्लियर डील, तो आपके मन में सवाल आया होगा या आना चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर डील आखिर है क्या। इसका पूरा नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ एक्शन, JCPOA। ये डील 2015 में हुई थी ईरान और 6 देशों के बीच। ये 6 देश कौन कौन से थे? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। फिर छठा देश था जर्मनी। अब आप पूछेंगे कि इस डील में क्या था? तो JCPOA का मूल मकसद था ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। इस पर जुलाई 2015 में सहमति बनी थी। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम अयस्क को एनरिच करना पड़ता है, यानी उसको रिफाइन किया जाता है सेंट्रीफ्यूज की मदद से। रिफाइनिंग के कुछ लेवल होते हैं। 3 से 5% तक रिफाइंड यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल हो सकता है ईंधन बनाने के लिए। 20% या उससे ज्यादा रिफाइंड यूरेनियम का इस्तेमाल रिजर्व रिएक्टर्स में किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% या उससे ज्यादा रिफाइन करना पड़ता है। JCPOA के पहले ईरान में 2 यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स थे, नतांस और फोर्दो में। उसके पास लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज थे। ईरान ने क्या वादा किया था, ये समझते हैं। सेंट्रीफ्यूज की संख्या 20,000 से घटाकर 5,060 की जाएगी। इसके अलावा यूरेनियम एनरिचमेंट को 90% से 4% पर लाया जाएगा। 2031 तक लो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक 300 किलो तक रखा जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को न्यूक्लियर साइट्स के निरीक्षण करने के लिए दिया जाएगा। डील से पहले ईरान 2 से 3 महीने के अंदर एक परमाणु बम बना सकता था। इस समयांतर को ब्रेकआउट टाइम कहते हैं।
अमेरिकी एजेंसियों का कहना था कि ईरान के पास 8 से 10 परमाणु बम बनाने का सामान तैयार है। डील के बाद ब्रेकआउट टाइम बढ़ाकर 12 महीने हो गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि इससे न्यूक्लियर हथियारों का खतरा कम होगा। ईरान अब कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। सुनिए। This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. Change that makes our country and the world safer and more secure. This deal is also in line with a tradition of American leadership. Today, because America negotiated from a position of strength and principle, we have stopped the spread of nuclear weapons in this region. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon. This deal meets every single one of the bottom lines that we established when we achieved a framework earlier this spring. Every pathway to a nuclear weapon is cut off. एक तरफ ओबामा ईरान न्यूक्लियर डील को ऐतिहासिक बता रहे थे, दूसरी तरफ एक धड़ा इसके सख्त खिलाफ था, जैसे कि इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू आज भी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, तब भी हुआ करते थे और उन्होंने पहले ही इसका विरोध किया था। मार्च 2015 में उन्होंने कहा था कि यह बेहद खराब डील है, इससे खराब कुछ और नहीं हो सकता। My friends, for over a year, we've been told that no deal is better than a bad deal. Well, this is a bad deal. It's a very bad deal. We're better off without it. खैर, नेतन्याहू के विरोध के बावजूद डील हो गई और इसके बाद क्या-क्या हुआ, पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं। दिसंबर 2015 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के सैन्य पक्ष की जांच बंद करने का फैसला किया। IAEA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने 2003 तक परमाणु बम बनाने के लिए बहुत सारी कोशिश की। कुछ प्रयास 2009 तक जारी रहे, हालांकि उसके बाद इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। जनवरी 2016 में डील लागू हो गई। इसके बाद UN, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगाए प्रतिबंधों में ढील दी। फिर नवंबर 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इसमें रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली। जनवरी 2017 में ट्रंप कुर्सी पर बैठे। उन्होंने कहना शुरू किया, ईरान न्यूक्लियर डील में भारी झोल है, ये कभी होना ही नहीं चाहिए था। मई 2018 में ट्रंप ने इस डील से बाहर निकलने का फैसला किया। जो प्रतिबंध ईरान पर डील से पहले थे, उनको फिर से लागू कर दिया। इससे ईरान की इकोनॉमी को जबरदस्त झटका लगा। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने में उसे मुश्किल होने लगी। हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो दीपिका सारस्वत से पूछा कि ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका के अलग होने की आखिर वजहें क्या थी। बराक ओबामा ने जो डील किया था, न्यूक्लियर डील जिसको JCPOA बोलते हैं, वो एक हिस्टोरिक डील थी क्योंकि US और ईरान के बीच में लंबे समय से हॉस्टिलिटी थी। तो US का जो स्ट्रेटजी था कि मिडिल ईस्ट से डिसएंगेज करना है एक हद तक, और रीजनल जो प्लेयर्स हैं वो आपस में जो रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसमें US का दखल कम हो और ईरान के साथ में एक तरीके से न्यूक्लियर इशू को रिजॉल्व करके रेप्रोचमा के डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो रही थी। तो ईरान का जो न्यूक्लियर इशू था कि ईरान NPT का मेंबर है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बट किसी को वेस्टर्न कंट्रीज को विश्वास नहीं था कि ईरान का प्रोग्राम पूरी तरह से पीसफुल है। तो JCPOA put what you call the very monitoring and in place, तो ensuring that ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी हालत में ना बना पाए। लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत जल्दी ही जैसे ही प्रेसिडेंसी शुरू हुई उनकी और उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उसके कई कारण थे कि जो JCPOA था उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी पूरी तरीके से जो लगाम लगा सकते थे कि बिल्कुल भी आप इनरिचमेंट नहीं कर सकते, वो नहीं किया। एक लो इनरिचमेंट 3 point something
ईरान को अलाउ किया वो भी कंसेशन नहीं देना चाहिए था, और मिसाइल प्रोग्राम, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हुई, और रीजनल एक्टिविटीज जो ईरान की द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, सपोर्ट फॉर दीज फोर्सेस, इस पे कोई बात नहीं हुई। और ईरान को यूएस की जो ईरान की पॉलिसी है उस पर सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, जो कंट्रीज दे ईरान के साथ में उनके कई बहुत सारे रीजनल इश्यूज थे, और तो वो उन्होंने भी यूएस पर दबाव बनाया, और प्रेसिडेंट ट्रम्प की पहली जो फॉरेन विजिट थी वो सऊदी अरेबिया थी, which was very unprecedented. So इन सब कारणों की वजह से जो रीजनल कंट्रीज हैं, और एक यूएस में भी एक सेक्शन है रिपब्लिकन्स, उन्हें लगता था कि ईरान पे अगर सैंक्शंस और दबाव बनाया जाए और तो इवन रेजिम चेंज भी हो सकता है। तो पता नहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प के गोल्स क्या थे, कि अकेले एक बेहतर डील को हासिल करना था ईरान पे प्रेशर डाल के। जब ईरान पर प्रतिबंध लगे तब उसने JCPOA की शर्तों का उल्लंघन शुरू किया। वो यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाने लगा, एनरिचमेंट पर जोर देने लगा। जनवरी 2020 में अमेरिका ने कुछ फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। इसके बाद ईरान ने कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट की कोई सीमा नहीं रहेगी। बीच बीच में ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की कोशिश भी करता रहता, मगर किसी न किसी वजह से बातचीत टूट ही जाती। तर्क दिया जाता कि ईरान डील की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। हमने दीपिका सारस्वत से पूछा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस समय आखिर किस स्थिति में है। देखिए, ईरान ने JCPOA से पीछे ईरान नहीं हटा था, यूएस ने एक यूनिलैटरल विड्रॉल किया। उसके यूएस के विड्रॉल के 1 साल के बाद ईरान ने धीरे धीरे अपने जो कमिटमेंट थे उनको इन्फोर्स करना बंद कर दिया, इनरिचमेंट बढ़ा दिया, नई जनरेशन के जो सेंट्रीफ्यूज है वो लगा दिए। फिर जब कई साइबर अटैक्स हुए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, जो कि मतलब समझा जाता है कि इजराइल ने कैरी आउट किए, और उसके बाद में ईरान ने और जो IAEA की जो मॉनिटरिंग थी, जो इंस्पेक्शंस जो होते थे IAEA, व्हाट यू कॉल दी जो IAEA जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उनके जो विजिट्स थी उनको लिमिट किया। बट ऑल्टरनेट इन्होंने कुछ कैमरास लगा दिए, बाद में उनके मेमोरी कार्ड दे जाएंगे अगर। तो ईरान का जो था वो रिटेलिएटरी स्टेप्स थे धीरे धीरे बढ़ाने के, और उस बढ़ाने के बावजूद भी ईरान का जो एनरिचमेंट 60% तक एनरिच कर रहे हैं, जो कि वेपन ग्रेड होता है 90%, और इनके पास स्टॉक पाइल भी इतना है कि वो 1-2 वॉरहेड बना सकते हैं अगर उन्होंने वो डिसीजन लिया बॉम्ब बनाने का। लेकिन ईरान का ने जो IAEA के साथ में जो मॉनिटरिंग वाला जो एग्रीमेंट है वो उसको उन्होंने मोर और लेस अलाइव रखा है, क्योंकि ईरान जानता है कि कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी। अगर IAEA अनफेवरेबल रेजोल्यूशन पास करता है तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो डॉसियर है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास दोबारा जा सकता है, और UN सैंक्शंस आएंगी, तो वो ईरान के लिए काफी मुश्किल और बढ़ा देगा। रिन्यूअल उसका रिवाइवल का डील का जो भी होप है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफी बढ़ चुका है। अब सवाल यह है कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने जनरल असेंबली में न्यूक्लियर डील को रीस्टार्ट करने का हिंट दिया है, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया। पेज़ेश्कियान ने जुलाई 2024 में शपथ ली थी। वो इब्राहिम रईसी की जगह कुर्सी पर आए थे। रईसी की मई 2024 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। फिर चुनाव कराए गए जिसमें पेज़ेश्कियान को जीत मिली। उनको उदारवादी धड़े का नेता माना जाता है। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच भी प्रॉक्सी वॉर चलता रहा है। पेज़ेश्कियान के बयान को आखिर कैसे देखा जाना चाहिए? क्या मौजूदा हालात में न्यूक्लियर डील संभव है?
एक्सपर्ट से समझते हैं। समझने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट पेजेश्कियान जो एक रिफॉर्मिस्ट प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट हुए हैं और उन्होंने ये बात बराबर कही है कि जो ईरान की इकोनॉमिक्स हालात हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए सैंक्शंस का हटाना जरूरी है। तो उनके अगर अपॉइंटमेंट्स को देखें फॉरेन मिनिस्टर का, जो कि ईरान की मजलिस ने तुरंत पास कर दिया बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, अब्बास अरागची जो कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर थे और जवाद ज़रीफ के साथ में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी JCPOA में। और दूसरा, ही वाज आल्सो लीडिंग द टॉक्स, रिवाइवल को लेके जो टॉक्स थी, ही वाज लीडिंग देम until the end of रोहानी प्रेसिडेंसी। सो अगर इस तरह तो बात यह है कि पेजेश्कियान का ये क्लियर प्रायोरिटी है कि सैंक्शंस को लिफ्ट करना है। बट जो अभी जो कंडीशंस हैं उसमें ये मुश्किल है क्योंकि इजराइल नेचुरली नहीं चाहता कि US और ईरान किसी तरह की सीरियस नेगोशिएशंस में, सीरियस डिप्लोमेसी में एंगेज हों। बट एट द सेम टाइम पिछले 1 साल में जब से वॉर चल रहा है, US और ईरान लगातार बात करते रहे हैं, भले ही, क्योंकि US और ईरान दोनों ही नहीं चाहते हैं कि जो रीजनल जो हमास और इजराइल और जो लेबनान में अभी जो खासतौर से पिछले कुछ महीनों में रहा जो एस्केलेशन हो रहा है वो वाइडर वॉर में न डेवलप हो। तो US और ईरान के बीच लगातार इनडायरेक्टली ओमानीज के थ्रू या कतारीज के थ्रू बात होती रही है। तो बट न्यूक्लियर नेगोशिएशंस मींस के it will require face to face, they'll have to be in the same city like how it was happening in Vienna। तो वो चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली अभी US के इलेक्शन का साइकिल चल रहा है। तो I don't know how serious it is at this point that the Americans will consider their involvement in nuclear talks। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी लेबनान से आई है। 24 दिसंबर को भी इजराइल का हमला जारी रहा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक 569 लोग मारे जा चुके हैं, 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब तक 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। हिजबुल्लाह भी जवाबी हमले कर रहा है। उसने इजराइल के कुछ सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। इजराइल के हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई का बयान आया। उन्होंने कहा कि कमांडर्स की हत्या से हिजबुल्लाह नहीं झुकेगा। इस संघर्ष में अंतिम जीत हिजबुल्लाह की होगी। सुनिए। کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرف هست. اونها اقتدارشون، تواناییشون، استحکامشون خیلی بیشتر از این حرف هست که با این شهادت ها ضربه اساسی بخورن. پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود. 25 सितंबर को इजराइल की बमबारी में लेबनान के लोकल टीवी चैनल अल मनार के कैमरा पर्सन कामेल कराकी की जान चली गई। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कुल 5 लेबनानी पत्रकार इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। इस बीच चर्चा है कि इजराइल जल्द ही लेबनान में ग्राउंड फोर्स भेज सकता है। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री याओव गलांत ने संभावित जमीनी हमले के लिए प्रशिक्षण ले रहे सैनिकों से मुलाकात की। आखिरी बार इजराइल ने 2006 में लेबनान में ग्राउंड फोर्स उतारी थी। अब आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं जो श्रीलंका से आई है। श्रीलंका के नए नवेले राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संसद भंग कर दी है। उन्होंने 14 नवंबर को संसदीय चुनाव कराने का ऐलान किया। कायदे से ये 2025 में होना था, मगर दिसानायके ने साल भर पहले ही चुनाव कराने का फैसला कर लिया है। श्रीलंका में सांसदों का कार्यकाल 5 बरस का होता है। पिछले चुनाव अगस्त 2020 में हुए थे। श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग से होता है। राष्ट्रपति ही सबसे ताकतवर शख्सियत होते हैं, वही कैबिनेट चलाते हैं। हालांकि बिल वगैरह पास कराने के लिए उनको संसद के समर्थन की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री संसद में सत्ताधारी पार्टी को लीड करते हैं।
दिसानायके ने 21 सितंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। 23 सितंबर को उन्होंने शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण से पहले ही दिनेश गुणवर्धने ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह हरिनी अमारासूरिया को कार्यवाहक पीएम बनाया गया। हरिनी नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी के सांसद हैं। एनपीपी 21 राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन है। इसकी स्थापना दिसानायके ने ही की थी। एनपीपी के पास अभी केवल 3 सांसद हैं। चुनाव के बाद इसमें इजाफा होने की संभावना है। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा, राय कमेंट में बताइएगा। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अभिषेक सोनू ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।